नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य के दूसरे आरोह भाग 2 के तीसरे अध्याय पद्य खंड के, जिसमें 2 कविताएं संकलित हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इन दोनों के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, और इन कुंवर नारायण के द्वारा रचित दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तरों और कुंवर नारायण के जीवन और रचना परिचय पर बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जन्म इनका हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। निधन 15 नवंबर 2017 ईस्वी। काव्य संग्रह लिखे चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, अपने सामने, इन दिनों, वाद श्रवा के बहाने, आत्मजयी। कहानी संग्रह आपका एकमात्र, आकारों के आसपास, समीक्षा है, आज और आज से पहले। पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत के अधिकांश बड़े व महत्वपूर्ण पुरस्कार अपने नाम किए, जैसे काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए वर्ष 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2005 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 2009 में भारतीय नागरिक सम्मान श्रेणी का प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ था। संपादन किया आपने युग चेतना, नया प्रतीक व छायानट का। वर्ष 1959 ईस्वी में अजय के द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक के सदस्य कवि थे। मुक्तिबोध ने कुंवर नारायण को उनकी रचना परिवेश हम तुम पर लिखते हुए अंतरात्मा की पीड़ित चेतना का कवि कहा था। तो अंतरात्मा की पीड़ित चेतना का कवि किसे कहा जाता है? कुंवर नारायण को। किसने कहा था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। भाषा शैली कुंवर नारायण की भाषा सीधी, सरल, सहज व चुटीली है। इनके काव्यों में बिंब, प्रतीक व अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कुंवर नारायण द्वारा आम जनजीवन से प्रतीक व बिंब लिए गए हैं, इसी कारण आम पाठक इनसे जुड़ सके थे। अब चलते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों पर। तो कविता के बहाने शीर्षक कविता के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। उत्तर में लिखा है कि सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सभी प्रकार के भेदभाव दूर करके एकता स्थापित करना। बच्चे अपने खेल में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करते, उनके खेल में सच्ची एकता होती है। इस कविता के द्वारा कवि ने आग्रह किया है कि हमें सभी भेदभाव भुलाकर मानव मात्र में एकता स्थापित करनी चाहिए। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, ये दूसरा प्रश्न है। उत्तर में लिखेंगे कि चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। इस तरह कविता के उड़ने का अभिप्राय है वह कल्पना के माध्यम से दूर दूर तक या दुनिया भर को प्रभावित कर सकती है। फूल खिलता और महकता है, किंतु कुछ समय या एक निश्चित समय के बाद वह मुरझा जाता है और उसकी महक भी खत्म हो जाती है, किंतु कविता सदा खिलती रहती है और उसकी महक कभी कम नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चे अपने खेल में सभी घरों को एक कर देते हैं। कविता भी बच्चों के खेल के समान ही होती है। कवि द्वारा अपनी कविता के लिए समाज एवं दुनिया के सभी विषयों को चुना जाता है। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, कविता भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। कविता भी लोगों में एकता स्थापित करने का प्रयास करती है, इसीलिए कवि ने कविता व बच्चों के खेल को समान माना है। अगला प्रश्न है, ये होमवर्क के रूप में आप इनको काम ले सकते हैं। तो कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या हैं? उत्तर में लिखेंगे, फूल एक निश्चित समय तक ही खिलता है और जब तक खिला रहता है तभी तक महकता है। मुरझाकर सूख जाने के बाद उसकी महक भी समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता की कोई मियाद, मतलब कोई समय सीमा नहीं होती, वह अनंत काल के लिए लागू होती है। कविता का आनंद हर देश काल के लोग ले सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। आप जानते हैं इस बात को कि 1518 ईस्वी में कबीर जी का देहांत हो गया था। बावजूद इसके उनकी रचनाएं, उनके दोहे, उनके पद आज भी हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। तो इसका मतलब कविता कभी खत्म नहीं होती, कविता की कोई समय सीमा नहीं होती, वो कभी मुरझाती नहीं है। आज भी कबीर के दोहों में वही लोच, वही लचक, वही संदेश व्याप्त है। अगला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि कविता में भावों के अनुकूल ही शब्दों का प्रयोग किया जाए।
किसी भी बात को सरल और सहज भाषा में व्यक्त किया जाना चाहिए। गैर जरूरी विद्वता मतलब अपने आप को पंडित विद्वान दिखाने के चक्कर में अनावश्यक एवं कविता को बोझिल बनाने से बचना चाहिए। कलिष्ठ भाषा के प्रयोग से भावों का सौंदर्य, स्वाभाविकता, मौलिकता एवं नजाकत तथा संदेश नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी का मतलब यहाँ पर है मुश्किल। तो कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे कि किसी बात के लिए सर्वप्रथम भावों के अनुरूप भाषा ही दिमाग में आती है। हमारे दिमाग में वही आती है जो वो जो बात है उस बात के अनुकूल। परंतु यश प्राप्ति मतलब प्रसिद्धि प्राप्त प्राप्त करने के लोभ में कवि या हम कलिष्ठ, कठिन एवं बनावटी शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करने से भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है तथा बात बोझिल हो जाती है, मतलब जैसे बोझ लाद रखा है, जिसके कारण से पाठक या श्रोता के लिए बात का मर्म संदेश समझना दुष्कर हो जाता है। इस प्रकार सरल बात भी टेढ़ी या जटिल हो जाती है। सातवां प्रश्न है, बात या कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान कीजिए। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेंच खोलना, बात को सहज या स्पष्ट करना या बनाना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो इसका अर्थ लिखेंगे बात का पकड़ में न आना। चौथा है, बात को कील की तरह ठोंक देना मतलब बात में कसावट न रहना। और बात का बन जाना, इसका अर्थ है कथ्य मतलब संदेश और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अगला वही मामला है और थोड़े से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो कविता के बहाने शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है। चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से भिन्न क्यों है? क्योंकि चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान असीम होती है, मतलब कोई सीमा नहीं होती। फूल के खिलने और कविता के खिलने में क्या अंतर है? फूल एक निश्चित समय के लिए खिलता है और महकता है, जबकि कविता अनंत काल के लिए खिलती और महकती है। कविता किस प्रकार के पंखों से उड़ान भरती है? तो कल्पना के पंखों से। कौन बिना मुरझाए महक सकता है? तो वह एकमात्र चीज है दुनिया की कविता। कविता के बहाने शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या संदेश बताइए। तो इस कविता में कविता की सार्थकता और व्यापकता पर चर्चा की गई है, साथ ही कविता के सुखद भविष्य पर भी बात की गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान, फूलों की महक और से की है तथा कविता की उड़ान व महक को श्रेष्ठ बताया है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार खेल में भी बच्चों में एकता रहती है, वैसे ही कविता भी हर वक्त एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। यहाँ वैसे सॉरी ये दो मात्राएं आनी थी। कवि काव्य प्रेमियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कविता का भविष्य उज्जवल है और इसकी प्रतिष्ठा व प्रासंगिकता सदैव बरकरार रहने वाली है या बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के कला पक्ष पर चर्चा कीजिए। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित इस कविता में खड़ी बोली हिंदी की सरल, सहज व भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बहाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, उड़ने के माने इत्यादि शब्दों और वाक्यों के दोहराव से कविता में गति या गत्यात्मकता एवं लय को बरकरार रखा गया है। अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार तथा प्रसाद काव्य गुण का चमत्कार भी दर्शनीय है। अब बात सीधी थी पर इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आप यहाँ देखेंगे। बात सीधी थी पर किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण की। बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से। और सीधी बात किस चक्कर में टेढ़ी फंस गई? भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई थी। बात के भाषा से बाहर आने का क्या आशय है? यही कि भाषा को कलिष्टता एवं दिखावटीपन से छुटकारा मिले और भाषा की सरलता या बात की सरलता बनी रहे। बात के टेढ़ी फंस जाने के बावजूद भी कवि जटिल शब्दावली का प्रयोग क्यों करते जा रहे थे? क्योंकि श्रोता उनके इस प्रयास की दाद दे रहे थे। दाद का मतलब होता है प्रशंसा कर रहे थे। इसी से कवि और ज्यादा उत्साहित होकर नए, जटिल, दुरूह व अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते जा रहे थे। बात की चूड़ी मर जाने का आशय है, क्या आशय है और ये कब मरती है? बात का अप्रभावी या प्रभावहीन हो जाना ही बात की चूड़ी मर जाना है।
जब असहज भाषा प्रयोग से बात प्रभाव शून्य हो जाती है और बात पाठकों और श्रोताओं की समझ से बाहर हो जाती है तो कहा जा सकता है कि बात की चूड़ी मर गई है। अगला प्रश्न है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को किस बात का डर था? कवि को डर था कि जोर जबरदस्ती से शब्द घुसेड़ने से बात अप्रभावी हो जाएगी और अंततः वही हुआ। अगला प्रश्न है, बात की समानता शरारती बच्चे से क्यों दिखाई गई है? बच्चे की प्रवृत्ति चंचल होती है, वह जल्दी ही नियंत्रण में नहीं आता और एक बार हाथ से निकल जाने पर तो उसको वश में करना अत्यंत कठिन होता है। वैसे ही अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बात भी बेकाबू हो जाती है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अंततः पाठकों की समझ से बात बाहर हो जाती है। 9वां प्रश्न है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा कवि क्या पाना चाहते थे? क्या उन्हें सफलता मिली? तो कवि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जटिल भाषाई प्रयोग के कारण वे अपने भावों को अभिव्यक्त करने में विफल हो जाते हैं। इस हेतु कवि ने कुछ शब्दों और वाक्यांशों को बदला, किंतु वे अपनी सहज अभिव्यक्ति में सफल नहीं हो पाए और इसीलिए उन्हें वो कहते हैं कि मैंने पेंच को कील की तरह से ठोक दिया। बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य या संदेश लिखिए। तो कवि कहना चाहते हैं कि भावों के अनुसार ही भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपनी विद्वता प्रदर्शित करने और लोगों की वाहवाही के चक्कर में गैर जरूरी शब्दों के प्रयोग से सरल बात भी समझा पाने में हम विफल हो जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से बचने और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भावों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करने का संदेश कवि के द्वारा दिया गया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगला वीडियो जल्द लेकर आएंगे और तब तक के लिए आप अनुमति दे सकते हैं। यदि आप ज़रूरत महसूस करें तो इन नंबर पर कॉल या मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अब आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।